बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से पहला सेक्टर है का टॉपिक है आइडियोलॉजी, नजरिया एंड अलीगढ़ मूवमेंट और तहरीक अलीगढ़। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आइडियोलॉजी या नजरिया क्या है। Ideology is a set of ideas or norms on which the collective ideals of a community, nation, or millet are based. It also includes some total of principles set forth for the achievement of common goals. Muslims follow Islamic ideology that the life based on the tenets of Islam. नज़रिया या आइडियोलॉजी किसी जमात, कौम या मिलत के इज्तिमाई नस्लैन और इस नस्लैन को हासिल करने के लिए कायम करदा असूल और ज़वाबित को कहा जाता है। मुसलमानों के लिए नज़रिया ज़िंदगी सिर्फ इस्लाम ही है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड, इस्लाम का नज़रिया कौमियत। The Muslims believe that by virtue of their faith, they have an identity separate and distinct from other nations of the world. This feeling of oneness among themselves, combined with the consciousness of being separate from others, is called two-nation theory. इस्लाम के मानने वाले खुद को दुनिया की दूसरी कौमों के मुकाबले में एक जुदा गाना, एक मुमताज और एक अलग कौमियत समझते हैं। इसी का नाम दो कौमी नजरिया भी है। इस्लाम एक जमहूरी ज़ाब्ता है और मुसलमान हक़ खुद इरादी के जमहूरी असूल पर यकीन रखते हैं। इस असूल का लाज़मी तकाज़ा ये है कि दुनिया के जिस खित्ते पे भी मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हों, उनको हक हासिल हो कि वो अपनी एक आज़ाद रियासत कायम कर सकें और अपने ईमान और अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिया। टू नेशन थ्योरी means the cultural, political, religious, economic and social dissimilarities between the two major communities, Hindus and Muslims of subcontinent. These differences gave direction to the Muslims to get a separate homeland. जब दो कौमी नज़रिए की बात की जाती है तो ये वो तमाम इख्तिलाफात हैं जो कि सकाफी तौर पे पाए जाते थे, सियासी तौर पे पाए जाते थे, मजहबी तौर पे मौजूद थे, मौशी तौर पे मौजूद थे। पाक और हिंद में जब दो बड़ी कौमें आबाद थी, हिंदू और मुसलमान, और यही डिफरेंसेस, यही इख्तिलाफात थे जिन्होंने मुसलमानों को कंपेल किया टू डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड। कंपोनेंट्स ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, नज़रिया पाकिस्तान के अजाए तरकीबी। नज़रिया पाकिस्तान के अजाए तरकीबी में सबसे पहले इस्लाम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 13 जनवरी 1948 को फरमाया, हमने पाकिस्तान का मुतालबा जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह चाहते हैं जहां हम इस्लाम के असूलों की सच्चाई को साबित कर सकें। दूसरा जो कंपोनेंट है, दूसरा जो जुज़ है किसी भी इस्लामी रियासत का और पाकिस्तान आइडियोलॉजी का, वो क्या है? डेमोक्रेसी या जमहूरियत। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं, पाकिस्तान का आईन अभी बनना है, अपने इसे दस्तूर साज़ असेंबली बनाएगी। मुझे नहीं मालूम कि इसकी हतमी शक्ल क्या होगी, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि ये जमहूरी यानी इस्लाम के बुनियादी असूलों के ऐन मुताबिक होगा। ये असूल आज की अमली ज़िंदगी में भी इसी तरह काबिल अमल है जिस तरह आज से 1300 साल पहले काबिल अमल थे। सोशल जस्टिस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाजी इंसाफ और एहसास जिम्मेदारी। कायद-ए-आज़म ने इस्लामी रियासत के असूलों की मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाया, इस्लाम ने हमें सिखाया कि हम तमाम इंसानों को बराबर समझें, हर शख्स के साथ इंसाफ और हुस्न सलूक का मामला करें। हम शानदार रवायात के अमीन हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों और फराइज से पूरी तरह आगाह हैं। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स या बुनियादी इंसानी हकूक, कायद-ए-आज़म ने फरमाया, आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं,
आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद हैं, आपका मजहब कुछ भी हो, आप अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद हैं। ममलिकत पाकिस्तान को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि आपका अकीदा, मजहब या जात क्या है। हम अपने सफर का आगाज इस बुनियादी उसूल की रोशनी में कर रहे हैं कि हम सब ममलिकत पाकिस्तान के शहरी और मुसावी दर्जे के शहरी हैं। यहाँ तक तो नज़रिया और नज़रिया दो कौमी नज़रिया की वजाहत हुई। तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान बनाने के लिए जो तहरीक चलाई गई, उसका सबसे पहला, सबसे बुनियादी स्टेप क्या है, कदम क्या है? तो सबसे पहला कदम अलीगढ़ मूवमेंट है, तहरीक अलीगढ़। तहरीक अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान ने शुरू की। और तहरीक अलीगढ़ का जब हम पस मंजर की बात करते हैं तो 1957 की जंग आज़ादी के बाद जो है तहरीक अलीगढ़ का आगाज हुआ। 1957 की जंग आज़ादी जो मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर जो है वो लड़ी थी, इसमें ऐसा हुआ कि मुसलमानों के हाथ से हुकूमत निकल के अंग्रेजों के हाथ में चली गई और इस तरह जनूबी एशिया में सियासी और माशरती जिंदगी की बुनियादें हिल गई। एक बहुत बड़ा इनकलाब जो है वो रूनुमा हुआ और इसी दौर में सर सैयद जैसी तारीख साज शख्सियत वजूद में आई, पैदा हुई। उन्होंने इस जंग आज़ादी में जो कि मुसलमानों और हिंदुओं ने मिल के लड़ी थी, अंग्रेजों की मदद भी की, इनकी जान भी बचाई और वो समझते थे कि ये जो बदलता हुआ दौर है, इसमें हुकूमत बरतानिया से तसादुम की पॉलिसी मुसलमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए सर सैयद ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो अंग्रेजों की मुखालफत को छोड़कर अंग्रेजों के साथ दोस्ती की राह पे चलें और सियासत से अलग रहें, अंग्रेजी तालीम हासिल करें, सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा हासिल करें और अंग्रेजों की वफादार रियाया बन के रहें। तो ये जो सारी तहरीक है जिसमें सर सैयद ने कुछ मजहबी खिदमत अंजाम दी, तालीमी खिदमत अंजाम दी, सियासी खिदमत अंजाम दी, अदबी खिदमत अंजाम दी, इस तहरीक को तहरीक अली तारीख में तहरीक अलीगढ़ के नाम से याद किया जाता है। तहरीक अलीगढ़ का जब हम खुलासा करने लगते हैं तो इसके मुतअद्दिद पॉइंट्स हमारे जहन में आते हैं। टू ब्रिंग अबाउट कंसिलिएशन अमंग द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिशर्स, मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान मुफावत पैदा करना चाहते थे सर सैयद। सेपरेट एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की तालीमी हालत जो है वो बहुत ही खराब थी, मुसलमान अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाते थे। तो सर सैयद चाहते थे कि मुसलमानों में तालीम और शऊर फैले, इम्पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज और उनको इस इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी जबान का इदराक भी दिया जाए। मेक द मुस्लिम फेमिलियर विद द ब्रिटिश कल्चर, और मुसलमानों को ब्रिटिश कल्चर सकाफत भी बताई जाए कि वो कैसी है। जो मेक मुस्लिम नो सब्जेक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट या हुकूमत बरतानिया का वफादार रियाया बनाना मुसलमानों को। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विद अदर नेशंस, और हिंदुस्तान की बाकी तमाम कौमों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देना। सर सैयद एफर्ट्स या सर सैयद की कोशिशें जो कि तहरीक अलीगढ़ में उन्होंने की। सबसे पहले कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी या असबाब बगावत हिंद। सर सैयद ने जो सबसे पहली खिदमत अंजाम दी मुसलमानों के लिए, वो उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के तमाम असबाब का मुतालिया किया और फिर एक मुख्तसर रिसाला जारी किया जिसे रिसाला असबाब बगावत हिंद का नाम दिया। ये रिसाला 1958 में उन्होंने बरतानी पार्लियामेंट में पेश किया, जिसमें सर सैयद ने कहा कि 1857 की जो जंग है उसे जंग का नाम नहीं दिया जा सकता, उसे गदर या म्यूटनी का नाम जरूर दिया जा सकता है। और इसकी वजूहात में ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ रॉन्ग पॉलिसीज थी जो कि मुसलमानों के जज्बात के खिलाफ थी, और इन्होंने मुसलमानों को कंपेल किया, उभारा कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं। और सर सैयद के मुताबिक
یہ کوئی جنگ یا وار نہیں تھی، یہ صرف اور صرف میوٹنی تھی جسے آسانی سے دبا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد سر سید نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام لوئل محمڈنز آف انڈیا رکھا گیا۔ اس رسالے میں سر سید نے ان خاندانوں کا ذکر کیا جن خاندانوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے بہت سارے انگریز افسروں کو بچایا۔ پھر اس کے بعد سر سید نے مسلمانوں کے لیے کچھ تعلیمی ایفرٹس بھی کی جن میں اسٹیبلشمنٹ آف اسکول ہے۔ یہاں پہ سر سید نے 2 مدارس میں اسکول قائم کیے، ایک مراد آباد میں 1858 میں اور دوسرا غازی پور میں 1862 میں۔ اس کے بعد سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی 1863 میں۔ سائنٹیفک سوسائٹی ایک ایسا ادارہ تھا جس میں انگریزی زبان میں یا انگلش میں جتنے بھی ایسیز یا مضامین شائع ہوتے تھے ان کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا تاکہ مسلمانوں کو جو نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں ان سے مستفید کیا جائے، ان سے فیملیئر کیا جائے۔ پھر اس کے بعد سر سید احمد خان نے برٹش ایجوکیشن سسٹم کا مطالعہ کیا۔ 1869 میں سر سید اپنے بیٹے محبوب الحسن کے پاس چلے گئے اور پھر اس کے بعد وہاں جا کے انہوں نے برٹش ایجوکیشن سسٹم کا مطالعہ کیا، اس کو پسند کیا اور ان کے اندر ایک خواہش ہوئی کہ وہ اسی سسٹم کے اوپر بیس کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو لانچ کریں۔ اس کے بعد سر سید جب وطن واپس آئے تو انہوں نے MAO اسکول محمدن ایجوکیشن محمدن MAO اسکول کی بنیاد رکھی 1875 میں۔ یہی کالج 2 سال کے بعد، یہی اسکول 2 سال کے بعد کالج کا درجہ پا گیا، محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا نام اس کو دیا گیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کی بنیاد رکھی اس کی بنیاد 1886 میں سر سید نے رکھی اور سر سید کے انتقال کے بعد 1906 میں اسی کانفرنس کے اجلاس میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ کانفرنس اس لیے قائم کی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آئینہ مستقبل میں تعلیم ان کی کتنی زیادہ مدد کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد سر سید کی کچھ تعلیم سیاسی اور خدمات بھی ہیں جن میں سر سید کو 2 منٹ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو سر سید احمد خان نے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے رکن کی حیثیت سے ہندوستانیوں کے مطالبات کے حق میں آواز اٹھائی اور پھر جب 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو کے خلاف ایک تحریک چلائی کہ وہ اردو کی بجائے جو ہے وہ ہندی کو سرکاری یا آفیشیل لینگویج کروانا چاہتے تھے، تو سر سید احمد خان ہندوؤں سے یا ہندو مسلم اتحاد سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ جدا گانا انتخاب یا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی، وائسرائے کی کونسل میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد متعین ہونی چاہیے، ہندو ممبروں کو ہندو منتخب کریں اور مسلمان ممبروں کو مسلمان منتخب کریں۔ In the year 1967, the Hindu Banaras Front movement demanded that Urdu should be replaced by Hindi as official language. Sir Syed, who was great protagonist of Hindu-Muslim unity, got disappointed and he demanded for the separate electorate. پھر جب ہم اس کی کنکلوژن کی بات کریں یا اس کا جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سر سید کی ان خدمات کو دیکھتے ہیں جس میں سر سید نے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی اور نہ صرف مسلمانوں کو تعلیمی خدمات دیں بلکہ ان کے لیے سیاسی خدمات بھی سر انجام دیں۔ سر سید چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو کسی بھی فورم پہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکیں اور جدید دنیا کا ساتھ بھی دے سکیں، اور علی گڑھ موومنٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان بنانے کی طرف ایک پہلا قدم تھا۔ شکریہ۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی 1-2 دنوں میں۔ اللہ حافظ۔